हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मोस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम एमसीक्यू नंबर 125 टू 114। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर का बटन दबाइए। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। Question number 125. A client is admitted to the hospital with a diagnosis of pneumonia. List of the following nursing action in the order they should be accomplished. एक पेशेंट है न्यूमोनिया का जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। इन लिस्ट करना है फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन को ऑर्डर के हिसाब से। ऑप्शन 1, चेक पीक एंड थ्रो लेवल ऑफ द एंटीबायोटिक। Option 2, insert an IV catheter to establish venous access. Option 3, collect a sputum sample for culture and sensitivity. Option 4, administer prescribed antibiotic intravenous piggyback. Option 5, obtain data about the client's history and physical status. Guess the correct answer. सही ऑर्डर क्या होगा नर्सिंग एक्शन का न्यूमोनिया क्लाइंट के लिए जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है? करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑर्डर इज ऑप्शन 5 फर्स्ट आएगा, ऑब्टेन डाटा अबाउट द क्लाइंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद ऑप्शन 2, इंसर्ट एंड आईवी कैथेटर टू एस्टैब्लिश वेनस असेस। नेक्स्ट ऑप्शन 3, कलेक्ट ए स्पुटम सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट ऑप्शन 4, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक इंट्रावेनस पिगीबैक्स। एंड ऑप्शन नेक्स्ट 5, चेक पीक एंड थ्रो लेवल ऑफ एंटीबायोटिक। न्यूमोनिया के क्लाइंट के लिए उसके केयर का नर्सिंग एक्शन का ऑर्डर होगा। सबसे पहले पेशेंट आते ही हमारा फर्स्ट स्टेप नर्सिंग प्रोसेस के फॉलो करते हैं, दैट इज डाटा कलेक्शन प्रोसीड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले डाटा कलेक्शन करेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कब से न्यूमोनिया है, क्यों हुआ। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है आईवी असेसिस नेसेसरी फॉर इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बट कैन नॉट बी इनिशिएटेड अंटिल द नर्स हैज गेदर्ड सम डाटा। क्लाइंट में हैव sent for dialysis is an arm which would preclude use of them that arm. इसके बाद हम IVSS IV फ्लूइड के इमरजेंसी IV मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IV के एनुलेशन करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है ए स्पुटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी शुड बी ऑब्टेन बिफोर एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंटीबायोटिक देने से पहले ही उसका स्पुटम कल्चर लेंगे और उसका कल्चर का सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे कि कारण क्या है न्यूमोनिया का। The antibiotic should be started as soon as possible to treat the pneumonia. कल्चर लेने के बाद जैसे ही कल्चर लिया उसके बाद उसका एंटीबायोटिक कोर्स या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन नेक्स्ट, पीक एंड थ्रो लेवल कैन ओनली बी डन व्हेन द क्लाइंट हैज बीन रिसीविंग द मेडिकेशन। एंटीबायोटिक का पीक लेवल उसके बाद चेक करेंगे कि क्लाइंट ने मेडिकेशन प्रॉपर रिसीव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। Levofloxacin 750 mg IVPB is prescribed for a client with pneumonia. एक न्यूमोनिया का क्लाइंट है जिसको 750 मिलीग्राम लियोफ्लॉक्सिसिन प्रिस्क्राइब किया। द डोज इज अवेलेबल इन 150 और 5% डेक्सट्रोज एंड इज टू इन्फ्यूज ओवर 90 मिनट। 150 ml की डोज अवेलेबल है, फिर 5% डेक्सट्रोज के साथ और 90 मिनट में इन्फ्यूज करना है। द एडमिनिस्ट्रेशन सेट हैज ए ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर ml। ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर ml है। एट हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी नर्स रेगुलेट द IV PG टू इन्फ्यूज। नर्स कितना ड्रॉप फैक्टर रेगुलेट करेगी इन्फ्यूजन के लिए? रिकॉर्ड योर आंसर। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 25 ड्रॉप्स। कैसे आएगा? रेशनल देखिएगा, हम इसमें फॉर्मूला लगेगा ड्रॉप पर मिनट is equal to total ml to be infused into drop factor by divided by total time in minute। ड्रॉप फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल फ्लूइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्रॉप फैक्टर से और टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना इन्फ्यूज करना है फ्लूइड 150 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर कितना है 15, देन डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 19 मिनट।
मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2250 डिवाइडेड बाई 90। 2250 को 90 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 ड्रॉप पर मिनट। तो कितना इन्फ्यूजन पे सेट करेंगे 25 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से सेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। ए नर्स यूज एब्डोमिनल thoracic thrust Helmholtz maneuver when an older adult is in a senior center chokes on a piece of meat. Which volume of air in is the basis for the efficiency of abdominal thrust to expel a foreign object in the larynx? एक ओल्डर एडल्ट क्लाइंट है जिसके गले में मीट का पीस चोक हो गया है, उसके लिए जो प्रोसीजर यूज किया है एब्डोमिनल थोरेसिक थ्रस्ट हेल्महोल्ट्ज मैन्यूवर, तो उसके लिए कौन सा एयर का वॉल्यूम या कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए लेरिंग्स से? ऑप्शन 1 टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन 2 रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन 3 वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन 4 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गेस द करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसे ही हम हेल्महोल्ट्ज मैन्यूवर या एब्डोमिनल थोरेसिक थ्रस्ट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो एयर जिससे जो मीट का पीस फंसा हुआ है वो बाहर निकलेगा, वो रेजिडुअल वॉल्यूम की जो एयर होती है वो उसको फोर्स लगाएगी बाहर निकालने के लिए। रेशनल देखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन। मैक्सिमम जो एयर होती है उसको निकलने के बाद जो लंग्स में अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम का बेसिक मीन है रेजिडुअल मीन्स अवशेषी, मतलब बची हुई जो एयर है, निकलने के बाद जो बची हुई एयर है लंग्स में, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। यूजुअली टाइडल वाइटल कैपेसिटी एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व, this is under the individual control. The force exerted by the abdominal thrust surpasses that which the individual is voluntarily capable of the exerting. ये जो टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो खुद की इच्छा के हिसाब से होती है, खुद के एक्सरेशन एक्सेलेशन के हिसाब से बाहर निकाल सकते हैं। जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम की जो एयर है वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो बाहर एक्सहेलेशन होगा। कौन सी एयर को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं? लंग्स के मैक्सिमम एक्सहेलेशन के बाद जो एयर बचती है, अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। ए क्लाइंट स्टेट दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेड द टाइडल वॉल्यूम इज स्लाइटली डिमिनिश्ड एंड आस्क्ड द नर्स व्हाट दिस मीन्स। Which explanation should the nurse provide about the volume of air being measured to determine tidal volume? एक क्लाइंट नर्स को बोलता है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला है या फिजिशियन ने बोला है कि उसका टाइडल वॉल्यूम कम हो रहा है। नर्स से पूछता है कि टाइडल इसका मतलब क्या है। विच एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स प्रोवाइड? नर्स क्या बोलेगी कि टाइडल वॉल्यूम इज बीइंग मेजर्ड द वॉल्यूम ऑफ एयर। कौन सी वॉल्यूम मेजर करता है? ऑप्शन 1 इज मेजर एक्सेल्ड आफ्टर देयर इज ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, ऑप्शन 2 एक्सहेल्ड फोर्सली आफ्टर ए रेगुलर एक्सपायरेशन, ऑप्शन 3 इंस्पायर्ड फोर्सली अबव ए टिपिकल इंस्पायरेशन, ऑप्शन 4 ट्रैप्ड इन द एल्वेलाई आफ्टर ए मैक्सिमम एक्सपायरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होगा? यहाँ पे बेसिक मीन है कि टाइडल वॉल्यूम बोलते किसे हैं। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज एक्सेल्ड आफ्टर देयर इज ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एयर एक्सेल्ड हुई है दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। रेशनल देखिएगा। टाइडल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। किसी नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल अमाउंट की जो एयर लंग्स के अंदर ली गई है उसके बाद जो एक्सेल्ड होता है, दिस वॉल्यूम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। एक्सेल्ड फोर्सली आफ्टर ए रेगुलर एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वर्ड को समझिए। एक्सपायरेटरी का मतलब बाहर निकालना, रिजर्व का मतलब जो रिजर्व करके रखा हुआ वो वॉल्यूम। ERV
एक्सपायरेटरी रिजर्व कौन सा? एक नॉर्मल रेगुलर एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सली एक्सहेल किया जाता है, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायर्ड फोर्सफुली अबोव ए टिपिकल इंस्पायरेशन, एक टिपिकल इंस्पायरेशन के बाद जो एयर फोर्सली इंस्पायर्ड की जाती है, दिस वन इज द नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सली इंस्पायर्ड ओवर एंड अबोव ए नॉर्मल इंस्पायरेशन इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान से समझना, इंस्पायरेटरी का मतलब अंदर लेना। एक नॉर्मल रेस्पायरेशन के बाद जो एयर हमने ले ली उसके बाद फोर्सली इंस्पायर करना, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाइडल वॉल्यूम किसे बोलेंगे? एक नॉर्मल रेस्पायरेशन के बाद जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेगुलर एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सली एयर एक्सपायर की जाती है या एक्सहेल की जाती है, बाहर निकाल जाती है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम किसे बोलेंगे? टिपिकल इंस्पायरेशन के बाद जो एयर फोर्सली इंस्पायर्ड की जाती है, अंदर ली जाती है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोलेंगे? इंस्पायरेशन, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद यदि फोर्सली वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड की जाती है, अंदर ली जाती है, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, ए नर्स इज इंसर्टिंग ए क्लाइंट टू यूज ए instructing a client to use an incentive spirometer. What client action indicate the need for further indication? एक क्लाइंट है जिसको नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज कैसे करना है। कौन सा ऑप्शन इंडिकेशन दे रहा है कि उसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता है? ऑप्शन 1, ब्लोइंग विगोरसली इनटू द माउथ पीस, माउथ पीस में बहुत फोर्सली ब्लो करना या फूंक मारना। ऑप्शन 2, गेटिंग इनटू ए चेयर टू यूज ए स्पायरोमीटर, एक चेयर के ऊपर बैठ के स्पायरोमीटर का यूज करना। ऑप्शन 3, कफिंग डीपली आफ्टर यूजिंग द स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर यूज करने के बाद डीपली कफ करना। ऑप्शन 4, यूजिंग लिप्स टू फॉर्म ए सील अराउंड द माउथ पीस, स्पायरोमीटर के दौरान माउथ पीस या माउथ लिप्स के द्वारा एक सील बनाना। Guess your correct answer. Correct answer is option 1, blowing vigorously into the mouthpiece. कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, मीन्स उसका रेस्पॉन्स गलत है। देन करेक्ट रेशनल देखिएगा, रेशनल क्लाइंट शुड एक्सेल बिफोर इनहेलिंग स्लोली एंड डीपली थ्रू द स्पायरोमीटर टू मैक्सिमाइज लंग एक्सपेंशन। क्लाइंट है जो स्पायरोमीटर का यूज कर रहा है, उसको इनहेलेशन और एक्सेलेशन धीरे और गहरी, मतलब धीरे और पूरी ताकत के साथ करना चाहिए ताकि जो लंग्स हैं, फेफड़े पूरी तरह फैल सके, मैक्सिमाइज लंग एक्सपेंशन हो सके। सिटिंग इन ए चेयर विल फैसिलिटेट, ना कि ब्लोइंग विगरसली, बहुत तेजी से नहीं करना है। सिटिंग इन ए चेयर विल फैसिलिटेट डायफ्रामेटिक एक्सक्यूरेशन एंड हेल्प मैक्सिमाइज लंग एक्सपेंशन। चेयर के ऊपर बैठ के स्पायरोमीटर का यूज करना, सिटिंग पोजीशन, जो लंग एक्सपेंशन के लिए ज्यादा स्पेस प्रदान करेगी। देन दिस वन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट रेस्पॉन्स। कफिंग विल हेल्प रिमूव सीक्रेशन मोबिलाइज्ड बाय यूज ऑफ स्पायरोमीटर। कफिंग जो सीक्रेशन है लंग्स के अंदर, उसको निकालने में हेल्प करेगी स्पायरोमीटर यूज करने के बाद। क्लाइंट्स लिप माउथ मस्ट फॉर्म ए सील अराउंड द माउथ पीस टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड। क्लाइंट का जो लिप्स है वो प्रॉपर सील होना चाहिए ताकि जो एयर का इनहेलेशन है वो मैक्सिमम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। द नर्स एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द टेस्ट वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट विल गिव द क्लाइंट is to breathe normally. What should the nurse teach is being measured when the client follow these directions? एक क्लाइंट जो कि पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट के लिए शेड्यूल हुआ है, तो उसको रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इंडिकेशन दे रहा है कि ब्रीथ नॉर्मल सांस लेना है, नॉर्मल ब्रीथ करना है। व्हाट शुड द नर्स टीच इज बीइंग मेजर्ड व्हेन द क्लाइंट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन।
नर्स को क्या टीच करना है इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, दिस डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए? ऑप्शन 1 टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन 2 वाइटल कैपेसिटी के बारे में, ऑप्शन 3 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में, ऑप्शन 4 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। व्हाट शुड द नर्स टीच? नर्स को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में हो रहा है तो उसके लिए किसके बारे में टीच करना है? ऑप्शन 1 सॉरी गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 टाइडल वॉल्यूम। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए नॉर्मल ब्रीथ लेना है तो नर्स शुड बी टीच्ड अबाउट द टाइडल वॉल्यूम। किसके बारे में? टाइडल वॉल्यूम के बारे में टीच करेगी। रेशनल देखें, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड व्हाइल ब्रीथ नॉर्मली। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जब एक क्लाइंट नॉर्मल सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, दैट दिस वॉल्यूम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी इज एयर दैट कैन बी फोर्सली एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जो फोर्सली एक्सपायर्ड एयर है वो कैपेसिटी उसकी वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर फोर्सली एक्सपायर्ड करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो फोर्सली इंस्पायर्ड करते हैं। देखो शब्द को समझना, एक्सपायरेटरी रिजर्व एक्सपायर्ड करेंगे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, इंस्पायरेटरी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सली इंस्पायर करेंगे। रिजर्व का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन होगी उसके बाद वो रिजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, a nurse identified that a client hemoglobin level is decreasing and is concerned about tissue hypoxia. An increase in what diagnostic test result indicate an acceleration in oxygen dissociation from hemoglobin. एक क्लाइंट जिसका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है उसको टिश्यू हाइपोक्सिया कंसर्न है। कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इंडिकेट करेगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मतलब है ऑक्सीजन हटना हीमोग्लोबिन से बढ़ रहा है, एसिलरेट हो रहा है मीन्स बढ़ रहा है। ऑप्शन 1 पीएच, ऑप्शन 2 PO2, ऑप्शन 3 PCO2, ऑप्शन 4 SCO3 मीन्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन किसका लेवल बढ़ेगा? पीएच का लेवल बढ़ेगा, PO2 का लेवल बढ़ेगा, या PCO2 का या बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा, जो कि इंडिकेशन देगा कि टिश्यू हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है। ऑप्शन गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 PCO2 मीन्स PCO2 यदि बढ़ेगा टिश्यूज के अंदर टिश्यू हाइपोक्सिया, देन दिस वन इंडिकेट द एक्सेलरेशन इज इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएटेड हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है और CO2 का लेवल बढ़ रहा है। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लोअर द PO2 एंड द हाइयर द PCO2 द मोर रेपिडली ऑक्सीजन डिसोसिएट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। जब PO2 पार्शियल ऑक्सीजन, PCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो रेपिडली डिसोसिएट होगी या हीमोग्लोबिन से हटना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन बढ़ेगा। pH विल डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन CO2 प्रेशर। CO2 बढ़ेगी तो pH का लेवल डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन PO2 विल नॉट इंक्रीज ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। किसका लेवल बढ़ने से डिसोसिएशन होगा? PCO2 का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से होता। ऑक्सीजन डिसोसिएशन विल डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ने से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कम होता है। बाइकार्बोनेट लेवल यदि बढ़ता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि PCO2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। PCO2 का लेवल बाइकार्बोनेट लेवल से कि जस्ट उल्टा होता है। बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ेगा, PCO2 लेवल कम होगा।
PCO2 ही ऑक्सीजन डिसोसिएशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट नर्सिंग एक्शन विल लिमिट हाइपोक्सिया व्हेन सक्शनिंग ए क्लाइंट्स एयरवे? कौन सा नर्सिंग एक्शन हाइपोक्सिया को लिमिट करेगा, कम करेगा जब पेशेंट का सक्शन कर रहे हैं? ऑप्शन 1, अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इंसर्टेड। ऑप्शन 2, लिमिट सक्शनिंग विथ कैथेटर टू हाफ ए मिनट। ऑप्शन 3, lubricate the catheter with saline before insertion. Option 4, use a style suction catheter for each suctioning episode. Guess the correct answer. Correct answer is option 1, apply suction only after catheter insertion. कैथेटर जब कंप्लीट इंसर्ट हो जाए ईटी ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर, तो उसके बाद ही सक्शन करना है। ये कंडीशन हाइपोक्सिया को कम करती हैं। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव प्रेशर फ्रॉम सक्शनिंग रिमूव ऑक्सीजन एज वेल एज सीक्रेशंस। सक्शन शुड बी अप्लाइड ओनली आफ्टर द कैथेटर इज इंसर्टेड एंड इज बीइंग विथड्रॉन। जब कैथेटर पूरा कंप्लीट इंसर्ट हो गया है उसके बाद ही सक्शन अप्लाई करना है, सक्शन प्रेशर ऑन करना है, उसके बाद उसको विड्रॉ करना है। लिमिट ऑफ सक्शन कैथेटर टाइम ओनली फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा कैथेटर सक्शन कंटिन्यू नहीं रखना है। लुब्रिकेशन विल फैसिलिटेट इंसरेशन एंड मिनिमाइज ट्रोमा, इट विल नॉट प्रिवेंट हाइपोक्सिया। लुब्रिकेशन जो ट्रेकियोस्टोमी या एटी है, उस लंग्स जहां पे हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं उसका ट्रोमा को कम करता है, न कि हाइपोक्सिया की कंडीशन को। द यूज ऑफ स्टाइल कैथेटर हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन नॉट हाइपोक्सिया। यदि स्टाइल कैथेटर का यूज करते हैं तो केवल प्रिवेंशन को रोकेगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन को नहीं रोकेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा नर्सिंग एक्शन हाइपोक्सिया की कंडीशन को लिमिट करता है, कम करता है। तो जैसे ही हम प्रॉपर कैथेटर को इंसर्ट कराया, सपोज ये ईटी ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बना हुआ है, कैथेटर इंसर्ट कराएंगे, जस्ट आफ्टर कंप्लीट इंसरेशन अप्लाई ऑफ प्रेशर कब करेंगे? जब उसको कैथेटर को वापस बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, द नर्स असेस द सेवरल क्लाइंट्स हैव लो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, विच क्लाइंट वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम रिसीविंग ऑक्सीजन वाया ए नेजल कैनुला? एक नर्स है जो कि बहुत सारे क्लाइंटों का असेसमेंट कर रही है जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है। सबसे ज्यादा कौन सा क्लाइंट बेनिफिशियल होगा, सबसे ज्यादा किसको बेनिफिट होगा यदि क्लाइंट्स को ऑक्सीजन नेजल कैनुला के द्वारा दिया जा रहा है? ऑप्शन 1, हैज एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट को। ऑप्शन 2, रिसीव मेनी विजिटर्स व्हाइल सिटिंग इन ए चेयर। ऑप्शन 3, हैज ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। Option 4, exhibit dry oral mucous membrane from mouth breathing. Guess the correct answer. Correct answer is option 2, receive many visitors while sitting in a chair. सबसे ज्यादा बेनिफिट नेजल कैनुला से ऑक्सीजन इन चारों क्लाइंट्स में से वो क्लाइंट जो कि चेयर पे बैठा हुआ है और उसके साथ मेनी विजिटर्स आ रहे हैं, तो उस वाले क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। रेशनल देखिए क्यों रहेगा, कैसे रहेगा। क्लाइंट इज मोर मोबाइल and will benefit from a less restrictive form of oxygen administration. जो क्लाइंट मोबाइल है उसको जो व्यवधान कम डाल रहा है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो तरीका ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। द क्लाइंट विल बी एबल टू टॉक विदाउट द इम्पेंडमेंट ऑफ द मास्क। क्लाइंट इजीली बात कर सके जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके साथ, तो नेजल कैनुला इस क्लाइंट के लिए जिसके पास बार बार विजिटर्स आ रहे हैं मोर बेनिफिशियल है। एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉजेज नेजल म्यूकोसल एडिमा, द म्यूकोस मेम्ब्रेन में बी इरिटेटेड बाय द नेजल फ्लोंग्स एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ नेजल ऑक्सीजन में बी डिमिनिश। वो क्लाइंट जिसको नेजल सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसको सीक्रेशन ज्यादा होंगे, तो नेजल कैनुला प्रॉपर वे नहीं है नेजल कैनुला से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना। वन एयर इज ब्लॉक्ड बाय द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, द इफेक्टिवनेस ऑफ नेजल कैनुला ऑक्सीजन में बी डिमिनिश्ड। यदि जिस क्लाइंट को नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब डला हुआ है उस क्लाइंट के अंदर एक नोज ब्लॉक हो जाता है, तो नेजल कैनुला द्वारा इस क्लाइंट को ऑक्सीजन देना बेनिफिशियल नहीं है। इफ द क्लाइंट इज ए माउथ ब्रीथर, द इफेक्टिवनेस ऑफ नेजल कैनुला ऑक्सीजन में बी डिमिनिश। यदि कोई क्लाइंट जो कि माउथ से, नाक से सांस नहीं लेके माउथ से सांस ले रहा है, उसके लिए भी नेजल कैनुला नेजल प्रोंग
बेनिफिशियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, ए नर्स रीपोजिशन ए क्लाइंट हु इज डायग्नोस्ड विद एम्फाइसीमिया टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग, विच पोजिशन फैसिलिटेट मैक्सिमम एयर एक्सचेंज। एक क्लाइंट है, एम्फाइसीमिया का क्लाइंट है, जिसको नर्स रीपोजिशन कर रही है ब्रीथिंग फैसिलिटेट या अच्छी तरह से सांस ले सके। विच पोजिशन, कौन सी पोजीशन मैक्सिमम एयर एक्सचेंज फैसिलिटेट करेगी, या कौन सी पोजीशन में मैक्सिमम एयर एक्सचेंज होगा। ऑप्शन 1 सुपाइन पोजीशन में, ऑप्शन 2 ऑर्थोपेनिक पोजीशन में, ऑप्शन 3 लो फाउलर पोजीशन में, ऑप्शन 4 सेमी फाउलर पोजीशन में। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ऑर्थोपेनिक पोजीशन में। एम्फाइसीमिया का क्लाइंट जिसको ब्रीदिंग प्रॉपर नॉर्मली नहीं आ रहा, उसको ब्रीदिंग फैसिलिटेट करने के लिए, सांस आसानी से ले सके करने के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन रहेगा ऑर्थोपेनिक पोजीशन। रेशनल देखिएगा कैसे रहेगा, क्यों रहेगा। ऑर्थोपेनिक पोजीशन इज ए सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन को हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन के नाम से जानते हैं। दैट परमिट मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन। क्लाइंट या पेशेंट जो कि बैठा हुआ स्थिति में है, उस कंडीशन में लंग्स क्या होंगे, मैक्सिमम एक्सपेंड या फैले रहेंगे फॉर गैसेस एक्सचेंज। इट आल्सो इनेबल द क्लाइंट टू द प्रेस द लोअर चेस्ट और एब्डोमेन अगेंस्ट द ओवर बैक टेबल। ऑर्थोपेनिक पोजीशन में एक क्या है, ऐसे क्लाइंट बैठा रहता है, उसके सामने टेबल भी डला रहता है, तो उसके टेबल के ऊपर वो ही कैन रेस्ट, वो रेस्ट कर सकता है आराम से। विच इंक्रीज प्रेशर ऑन द डायफ्राम टू हेल्प विद एक्सेलरेशन रिड्यूसिंग रेजिडुअल वॉल्यूम। ये पोजीशन जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, एयर है, उसको भी बाहर निकालेगी और डायफ्राम हेल्प करेगा एक्सेलरेशन। सुपाइन पोजीशन डज नॉट परमिट द डायफ्राम टू डिसेंड बाय ग्रेविटी। सुपाइन पोजीशन में डायफ्राम पूरा डिसेंड नहीं हो पाता, थोरेसिक कैविटी प्रॉपर फैल नहीं पाती है, एंड प्रेशर ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन अगेंस्ट द डायफ्राम लिमिट द, और जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो डायफ्राम को थोरेसिक कैविटी की तरफ प्रेस करेंगे। लो फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन डज नॉट मैक्सिमाइज लंग एक्सपेंशन टू द सेम डिग्री एज द ऑर्थोपोनिक। जितना ऑर्थोपेनिक पोजीशन के अंदर लंग्स एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, उतना लो फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन में एक्सपेंड नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड एटेलेक्टेसिस, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सेप्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट है जो कि एटेलेक्सिस से सस्पेक्टेड है, विच क्लिनिकल, कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नर्स एक्सपेक्ट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी व्हेन, जब इस क्लाइंट का असेसमेंट कर रही है। ऑप्शन 1 स्लो डीप रेस्पिरेशन, ऑप्शन 2 नॉर्मल ओरल टेम्परेचर, ऑप्शन 3 ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ, ऑप्शन 4 डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। एटेलेक्सिस वाले क्लाइंट में डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड या उसका ब्रीथ साउंड है वो कम या धीरे सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा, रेशनल देखिएगा। बिकॉज एटेलेक्टेसिस इन्वॉल्व कोलेप्सिंग ऑफ एल्वेलाई। एटेलेक्सिस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, जो लंग्स की एल्वेलाई होती हैं, सपोज ये लंग्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे जो रेस्पिरेटरी यूनिट्स जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं, वो क्या हो जाती हैं, कोलेप्स हो जाती हैं, उनमें स्पेस नहीं बचता गैसेस एक्सचेंज के लिए। एल्वेलाई डिस्टल टू द ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंक्यूल्स के डिस्टल दूरस्थ स्थान पे प्रेजेंट रहते हैं। ब्रीथ साउंड कैन बी डिमिनिश इन द लोअर डोब। सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है जहां पे ब्रीथ साउंड कम हो जाती है, बहुत धीरे सुनाई देती है लोअर डोब के अंदर। क्लाइंट विद हैव रैपिड सोलो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन टू कंपेंसेट फॉर पुअर गैस एक्सचेंज। जो एटेलेक्सिस है उस पेशेंट के क्लाइंट के अंदर ब्रीदिंग स्लो नहीं होके धीरे, स्लो डीप नहीं होके रैपिड और बहुत फास्ट ब्रीदिंग होगी, क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस है ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। एटेलेक्टेसिस रिजल्ट इन एलिवेटेड टेम्परेचर। एटेलेक्टेसिस के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है ना कि कम होता है। एटेलेक्टेसिस रिजल्ट इज लूज प्रोडक्टिव कफ। इसके अंदर जो कफ प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, लूज और प्रोडक्टिव, मतलब बहुत मात्रा में कफ और लूज होता है, न कि ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ नहीं होता। Next question number 136. A client who was involved in a motor vehicle collision sustained multiple internal injuries and thoracic surgery was performed. After surgery, the client has two chest tubes attached to the closed chest drainage system. Place an X on the image on the right where the nurse should palpate to identify where the complication of subcutaneous emphysema most likely may occur.
एक क्लाइंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके मल्टीपल इंटरनल इंजरीज हैं, उसका थोरेसिक सर्जरी परफॉर्म किया है, सर्जरी के बाद 2 चेस्ट ट्यूब अटैच किया है, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, प्लेस ऑन द इमेज और राइट वेयर द नर्स शुड पाल्पेट टू आइडेंटिफाई वेयर द कॉम्प्लिकेशन। उस एरिया पे एक्स का निशान लगाना है जहां पे सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें उस एरिया पे एक्स मार्क करना है जहां पे कॉम्प्लिकेशन होने के, इम्फाइसीमिया कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। गेस द एरिया, द करेक्ट एरिया इज दिस पार्ट, दिस वन इज दिस एक्स पार्ट इज द करेक्ट एरिया। यहाँ पे सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा का मतलब है जो थोरेसिक सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं, जो स्किन है उसके अंदर एयर फिल हो जाती है, तो इस स्थान पे एयर फिल होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा जहां पे इंसर्ट किया है अपर लोब के अंदर। रेशनल देखिएगा, नर्स शुड पाल्पेट द एरिया अराउंड द चेस्ट ट्यूब इंसरेशन साइट फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्रेकलिंग सेंसेशन फेल्ट बीनीथ द फिंगर टिप्स, क्रिप साउंड सुनाई देगी। और सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होंगे, जहां पे चेस्ट ट्यूब इंसर्ट किया है, इंक्लूडिंग दैट द एयर इज ट्रेप्ड इन द टिश्यूज। एयर क्या होती है उस एरिया के अंदर, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा में टिश्यूज के अंदर एयर इंसर्ट हो जाती है। आल्सो द चेस्ट ट्यूब इंसरेशन साइट शुड बी असेस्ड फॉर एन एडिक्वेट सील। हमें चेस्ट ट्यूब साइट में ये चेक करना है कि जो सूचर लगाया है वो एडिक्वेटली सील्ड है या किसी टिश्यूज में एयर लीक तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, ए क्लाइंट इज शॉट इन द चेस्ट ड्यूरिंग ए होल्ड अप एंड इज ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस। इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट चेस्ट ट्यूब आर इंसर्टेड, one in the second intercostal space and one at the base of the lung. What does the nurse expect the tube is second intercostal space to accomplish? एक क्लाइंट है जिसको गोली लगी है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है एम्बुलेंस के द्वारा, उसको 2 चेस्ट ट्यूब डाली गई है, एक तो डाली गई है कहाँ पे, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, दूसरी वाली बेस ऑफ लंग्स पे। तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे चेस्ट ट्यूब डाली है, उसका क्या पर्पज है, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि क्यों डाली है, क्या पर्पज है उसका। ऑप्शन 1, रिमूव द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको हटाने के लिए। ऑप्शन 2, ड्रेन सेरोसेग्यूनियस फ्लूइड फ्रॉम द इंट्राप्लूरल कंपार्टमेंट। इंट्राप्लूरल कंपार्टमेंट से जो सेरोसेग्यूनियस फ्लूइड है, जो हल्के पीले कलर का फ्लूइड है, उसको हटाने के लिए। ऑप्शन 3, परमिट द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर बिटवीन लेयर ऑफ द प्लूरा, जो प्लूरल लेयर है उनके बीच में पॉजिटिव प्रेशर को डेवलप करने के लिए, परमिट करने के लिए। प्रोवाइड एक्सेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस के अंदर मेडिकेशन इंस्टॉल करने के लिए या दवाई डालने के लिए। किस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, रिमूव द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें चेस्ट ट्यूब डालने का पर्पज क्या है, जो इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर एयर भरा हुआ है, जो न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया है, एयर भरा हुआ है, उसको हटाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। रेशनल देखिएगा, एयर राइजेज एंड रिमूव्ड बाय ए ट्यूब इंसर्टेड इन द अपर इंट्राप्लूरल स्पेस। यदि सपोज ये लंग्स है, यहाँ के अंदर एयर भरा हुआ, उसको हटाने के लिए हम अपर एरिया में डालेंगे। यदि फ्लूइड भरा हुआ है तो बेस ऑफ लंग्स के अंदर चेस्ट ट्यूब डालेंगे। क्यों, एयर हल्की होती है तो ऊपर रहती है, तो ऊपर वाले से बाहर जाएगी, फ्लूइड भारी होता है तो नीचे वाले से बाहर जाएगा। दिस इज accomplished by the tube placed in the base of the lung, fluid flow toward the base via gravity। ग्रेविटी के द्वारा फ्लूइड नीचे की तरफ बहता है, एयर ऊपर की तरफ बहती है। तो सेकेंड इंटरकोस्टल ऊपर वाले स्पेस में डालने का पर्पज क्या है, एयर बाहर निकालना, और नीचे बेस ऑफ लंग्स में डालने का पर्पज क्या है, जो फ्लूइड फिल हुआ है उसको बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, हाउ शुड द नर्स मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा आफ्टर द इंसरेशन ऑफ चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब इंसरेशन के बाद सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के कॉम्प्लिकेशन के लिए नर्स को कैसे मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन 1, पाल्पेट अराउंड द ट्यूब इंसरेशन साइट फॉर क्रिप्टस। जो ट्यूब डाली है, इंसर्ट की हो, उसके अराउंड एरिया को क्रिप्टस साउंड के लिए पाल्पेट करेगी। ऑप्शन 2, एस्कल्टेट द ब्रीथ साउंड फॉर क्रेकल्स एंड रोंकी। क्रिकल्स और रोंकी
ब्रीथ साउंड के लिए एस्कल्टेट करना है। ऑप्शन 3, ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर प्रेजेंस ऑफ बैरल शेप चेस्ट, क्लाइंट को बैरल शेप चेस्ट के लिए ऑब्जर्व करना है। ऑप्शन 4, कंपेयर द लेंथ ऑफ इंस्पायरेशन विद द लेंथ ऑफ एक्सपायरेशन, लेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लेंथ को कंपेयर करना है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पाल्पेट अराउंड द ट्यूब इंसर्शन साइट फॉर क्रिप्टस। जो चेस्ट ट्यूब डालने के बाद जो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए नर्स को क्या करना है, जो जहाँ पे सपोज ये लंग्स है, यहाँ पे जहाँ पे चेस्ट ट्यूब इंसर्ट किया है उसके अराउंड सबक्यूटेनियस एरिया या टिश्यूज एरिया के अंदर क्रिप्टस साउंड को पाल्पेट करके फील करना है फिंगर के द्वारा कि क्रिप्टस साउंड इज प्रेजेंट, दैट इज सजेस्ट सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। यदि क्रिप्टस साउंड प्रेजेंट है तो वो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा को सजेस्ट करेगी। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा अकर व्हेन एयर लीक्स फ्रॉम द इंट्राप्लूरल स्पेस। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा तब होता है जब इंट्राप्लूरल जो लंग्स का दो बीच का स्पेस है उसके अंदर क्या हो जाए, एयर फील हो जाए, लीक होने लग जाए। स्पेस थ्रो द ट्रेक्योस्टोमी अराउंड द चेस्ट ट्यूब इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज, या तो ट्रेक्योस्टोमी के द्वारा या जहां पे टेस्ट ट्यूब डाला है उसके सॉफ्ट टिश्यूज में। क्रिप्टस इज द क्रैकलिंग साउंड हियर व्हेन द टिश्यूज कंटेनिंग गैस आर पाल्पेटेड। टिश्यूज के अंदर यदि गैस फिल हो गई है तो जो साउंड सुनाई देती है उसको हम क्रिप्टस साउंड बोलते हैं, वो पाल्पेशन के द्वारा टिश्यूज के अंदर फील होती हैं। देर आर अनरिलेटेड टू क्रिप्टस, क्रैकल्स एंड रोंकी साउंड आर विद इन द लंग्स, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा अकर इन द सॉफ्ट टिश्यूज। क्रैकल्स और रोंकी साउंड लंग्स के अंदर सुनाई देती है, न कि टिश्यूज के अंदर। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा केवल सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर होता है। This is barrel shaped chest is unrelated to prolonged trapping of air in the alveoli associated with emphysema, एक chronic obstructive pulmonary disease जो COPD होता है उसके कंडीशन के अंदर हमें बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलता है। बैरल शेप चेस्ट कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, COPD में एम्फाइसीमा के अंदर, न कि सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखने को नहीं मिलता। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की लेंथ को कंपेयर करना सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा से अनरिलेटेड है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा इज इन्वॉल्व द गैस इन सॉफ्ट टिश्यूज फ्रॉम द प्लूरल लीक, जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसके अंदर प्लूरल लीक के बाद जो गैसेस हुआ है वो इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 hours आफ्टर द इंसरेशन ऑफ चेस्ट ट्यूब, व्हेन असेसिंग द फंक्शन ऑफ 3 chambers closed chest drainage system, the nurse identified that the water in the underwater seal tube is not functioning. What initial action should the nurse take? चेस्ट ट्यूब डालने के 36 घंटे के बाद, जिसके अंदर 3 चैम्बर्स चेस्ट ट्यूब डाला हुआ है, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, नर्स जो वाटर है वो सील ट्यूब के अंदर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा? प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 क्या है, टेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन, क्लाइंट का वाइटल साइन लेना यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगा। ऑप्शन 2, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना। ऑप्शन 3, टर्न द क्लाइंट टू द अनअफेक्टेड साइड, क्लाइंट को अनअफेक्टेड साइड पे टर्न करेगी। ऑप्शन 4, चेक द ट्यूब टू इंश्योर दैट इट इज नॉट किंक्ड, ट्यूब को चेक करना कि वो किंक्ड या मुड़ी हुई तो नहीं है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, चेक द ट्यूब टू इंश्योर दैट इज नॉट किंक्ड। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी कि अंडर वाटर जो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, तो नर्स का इनिशियल एक्शन रहेगा कि वो ट्यूब को चेक करे कि ट्यूब मुड़ी हुई तो नहीं है। फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। Once the drainage tube is patent, the fluctuation in the water column will resume. A lack of fluctuation because the lungs re-expansion is unlikely 36 hours after a traumatic open chest injury. सबसे पहले ये देखना है कि chest tube drainage is the patent, ये ओके है या नहीं है। Take the client's vital sign may be done eventually, but this is not the priority at this time. हमें वाइटल साइन मॉनिटर करना है, बट सबसे पहले प्रायोरिटी है फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा उसका, कि ट्यूब चेक करना है कि वो मुड़ी हुई नहीं है। इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज प्रायोरिटी आफ्टर द वाइटल साइंस। टर्न द क्लाइंट इज अनअफेक्टेड साइड, इट रॉन्ग डिसीजन विल कंप्रोमाइज एरिएशन ऑफ द अनअफेक्टेड लंग, वो जो अनअफेक्टेड लंग है उसको भी क्या करेगी, इन्फेक्टेड या उसको भी प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, आफ्टर ए लेरिंगेटोमी a client is concerned about improving the ability to communicate. What topics should the nurse include in a teaching plan for the client? एक क्लाइंट है जिसका लेरिंगटोमी, लेरिंग्स का
रिमूवल हुआ है या लेरिंग्स का सर्जरी हुआ है, उसका कम्युनिकेशन एबिलिटी के बारे में कंसर्न करना है। वाट टॉपिक नर्स टीचिंग प्लान के अंदर कौन सा टॉपिक इंक्लूड करेगी? ऑप्शन 1 साइन लैंग्वेज, ऑप्शन 2 बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन 3 इसोफेगियल स्पीच, ऑप्शन 4 कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच। केस द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इसोफेगियल स्पीच। लेरिंगोटोमी क्लाइंट के लिए कम्युनिकेशन के लिए टीचिंग प्लान के अंदर नर्स सबसे पहले इसोफेगियल स्पीच को कंसिडर करेगी, इंक्लूड करेगी। सेशनल देखिएगा। ए इसोफेगियल स्पीच इज वन मेथड फॉर द क्लाइंट कम्युनिकेट आफ्टर लेरिंगोटोमी। लेरिंगोटोमी के बाद कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा स्पीच मेथड है इसोफेगियल स्पीच। स्पीच इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेलिंग सोल्ड एयर अक्रॉस कंस्ट्रिक्टेड टिश्यू इन द फेरिंगो इसोफेगियल सेगमेंट। इसके अंदर क्या होता है, स्पीच का प्रोडक्शन किया जाता है, जो सोल्ड एयर होती है उसके द्वारा उसको बाहर एक्सपेल बाहर निकाल के जो फेरिंगो इसोफेगल सेगमेंट है उसके कॉन्स्ट्रिक्टेड टिश्यूज के अंदर। साइन लैंग्वेज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल हु विश टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज डेफ। साइन लैंग्वेज जैसे कोई डेफ है या बहरा है जिसको सुनाई नहीं देता, उस कंडीशन के लिए हम साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे। बॉडी लैंग्वेज कैन बी एन एडजस्ट टू वर्बल स्पीच, इट शुड नॉट बी द प्राइमरी मीन ऑफ कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज स्पीच का एडजस्ट करेगी बट ये कम्युनिकेशन का प्राइमरी मेथड नहीं है। कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच डज नॉट अलाउ फॉर द स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन पॉसिबल विद द ट्रेक्यो इसोफेगियल पंक्चर, इसोफेगियल स्पीच और इलेक्ट्रोलैरिंग्स। यहाँ पे कंप्यूटर जनरेट स्पीच स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन को अलाउ नहीं करती, तो लेरिंगोटोमी के अंदर जो इसोफेगियल स्पीच या ट्रेक्यो इसोफेगियल पंक्चर स्पीच है या इलेक्ट्रोलैरिंग्स स्पीच है वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, यदि आप हमें पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब पे मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए और नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए।